आदर्शवादी शिक्षक के रूप में मैं जानता हूं और उसी रूप में मैं उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करने के लिए मंच पर आसीन होने की अनुकंपा करें। आपको सादर आमंत्रित करता हूं कि आप आए। जब प्रोफेसर तपेश भारद्वाज जी मेरी प्रशंसा करते हैं तो मेरी उस नौजवान की हालत हो जाती है जो अपने गांव से बहुत दूर था। उसे अचानक सूचना मिली कि तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हो गई है और तुम गांव जाओ। अब गांव आया तो उस गांव की ऐसी रस्म थी, रिवाज था कि मृत व्यक्ति के पक्ष में कुछ न कुछ अच्छे शब्द कहे जाए। बिना अच्छे शब्द कहे हुए उसके मुखाग्नि उसको दी नहीं जा सकती, ऐसी ये परंपरा थी। अब गांव के लोग उसके पिताजी की प्रशंसा करना शुरू किए। अब वह लड़का हतप्रभ था कि किसकी प्रशंसा हो रही है, मेरे पिता के अंदर तो ऐसा कुछ गुण ही नहीं था, जिसकी प्रशंसा हो रही है। तो उससे भ्रम हुआ कि कहीं किसी दूसरे की तो प्रशंसा नहीं हो रही है। तो कफन उठा करके देखा कि मेरे पिताजी का ही उसकी प्रशंसा हो रही है कि क्या हो रही है। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि प्रवेश जी मेरी प्रशंसा कर रहे हैं कि किसकी कर रहे हैं। जिस गुणवत्ता की प्रशंसा कर रहे हैं शायद मेरे अंदर का जाति नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि आपके समक्ष खड़ा होकर के उस गुण को अपने अंदर संक्रमित कर सकूं, कुछ प्राप्त कर सकूं, यह प्रयत्न करता रहता हूं। आज इस मंच पर निश्चित तौर से जिन्हें सुनना अपना अनुभव होता है और बहुत ग्रेट अनुभव होता है। बहुत पहले से मेरी परिचिता और हम लोगों के लिए बड़ी बहन की भूमिका में सदैव रहने वाली श्रद्धेय प्रोफेसर चंद्रकला पाड़िया जी। मनुष्य के जीवन के अंदर आप वाइस चांसलर बन सकते हैं, प्रोफेसर है तो वाइस चांसलर बन सकते हैं, कुलाधिपति बन सकते हैं, आप कुछ भी बन सकते हैं, आप राष्ट्रपति बन सकते हैं, आप विधायक भी बन सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक शिक्षक सच्चे अर्थ में शिक्षक बन जाए, ये बहुत बड़ी बात होती है जीवन के अंदर। मैं समझता हूँ कि असली क्रांति किसी भी शिक्षक के जीवन में तभी घटती है जब वह सही तरीके से शिक्षकत्व और गुरुत्व को अपने उसका पालन करता है। इसमें प्रत्येक कसौटी पर खरी उतरने वाली एक शिक्षक हमारे समक्ष उपस्थित हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। निश्चित तौर से जिनको मैं कह सकता हूँ कि आप अपने आप को भले ही एक्टिंग कहें, चाहे बहुत एक्टिंग करने वाला माने, लेकिन जो रियल में अपना जीवन जीते हैं, अपना एक स्टैंड पॉइंट है उनका, एक व्यू है उनका और हमेशा उसका संपोषण भी करते हैं। ऐसे शिक्षक भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हैं, प्रोफेसर घनश्याम जी। निश्चित तौर से किसी भी कसौटी पर एक शिक्षक के हम उनको खरा पाते हैं, उनको भी मैं अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। यहाँ पर मैं बहुत पहले से माननीय अभिनंदा प्रांजपे हैं और कभी कभी जब उनसे बातचीत होती है, ठीक है कि हमारे पास अपना विषय है, अपना मुद्दा है, मैं उसको लेकर के लोगों के बीच में जाता हूँ, बोलता भी हूँ, समझता भी हूँ, लेकिन उन मुद्दों के बीच में, उन विषयों के बीच में कभी बड़ी सुंदर बातों के साथ अपने सुझाव जब वो प्रस्तुत करती हैं तो मुझे लगता है कि सच्चे अर्थों में एक बड़ी बहन, एक मार्गदर्शक की भूमिका में सदैव रहती हैं। मैं उनके भी चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। सीमा जी के विषय में कहना क्या, नाम तो सीमा है, लेकिन उसमें अ लगा करके हम उनको हमेशा देखते हैं कि वो असीम है, वो अदिति की प्रतिनिधि है। इसमें दो मत नहीं है। हर दृष्टि से एक ऐसी प्राध्यापक यहाँ पर आपको मिली हैं, हम सब उनको भी प्राप्त कर गौरवान्वित होते हैं। प्रदेश भारद्वाज की प्रशंसा तो शब्द बड़े बहुत सीमित हो जाते हैं, उसकी सामर्थ्य चूक जाती है।
शब्द हमेशा जब किसी ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा के लिए निश्चित होते हैं जिसकी प्रशंसा के लिए जो गुणवत्ता उनकी है उतनी बड़ी है कि शब्द छू नहीं पाए, ऐसे प्रवेश भारद्वाज जी भी हमारे बीच में हैं। अच्छे लेखक हैं, अच्छे वक्ता हैं। यहाँ तमाम हमारे सब प्रोफेसर बैठे हैं, मीनाक्षी झा बैठी हैं, मनीषा जी बैठी हैं, प्रोफेसर इतनी सीनियर रंजना झा जी बैठी हैं हमारे पास अशोक जी बैठे हैं, हमारे प्रांत के सह संयोजक प्रोफेसर अनिल कुमार सिंह यहाँ टूरिस्ट में हैं, प्रोफेसर वो भी बैठे हैं, प्रोफेसर अजय प्रताप सिंह जी बैठे हैं, अनुराजा जी बैठी हैं, और हम सब लोगों के हरदिल अजीज गंगाधरण जी हम लोगों के बीच में रहते हैं। तो इनको देख करके ऐसा लगता है कि काशी विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय गंगा के किनारे नहीं, विश्वविद्यालय में ही गंगा प्रवाहित हो रही है, ऐसे उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। आज का जो विषय है, यह विषय जो आपने शीर्षक दिया है, शीर्षक के साथ जुड़ा है नारीवाद और भारतीय दृष्टि क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय अवधारणा में नारीवाद शब्द कहीं फिट बैठता है क्या। पहले प्रश्न तो इसी पर उठना चाहिए कि भारतीय जो अवधारणा है उसमें नारीवाद कितना समीचीन है, कितना सही है, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि सब यहाँ पर प्रोफेसर हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उनको ये विचार करना चाहिए कि नारीवाद शब्द भारत के संदर्भ में, भारत के फ्रेम में, भारत की विचारधारा में यह शब्द कितना समीचीन है, कितना उपयुक्त है, कितना सही है, इस पर विचार जरूर प्रारंभ होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि किसी भी दुनिया की संस्कृति के दो कर्तव्य होते हैं। पहला तो यह है कि मानवीय जीवन को कैसे संपन्न करें, उसको सुखी कैसे करें, कैसे उसको हम अच्छे समाज के रूप में परिणत करें, और जीवन शक्ति के लिए जो वहाँ रहने वाले लोग हैं उसके लिए किस तरह से मार्गदर्शक नियम बनाएं। कहीं भी किसी संस्कृति के अंदर ये उपक्रम चलते रहते हैं। इस दोहरी दृष्टि से यदि देखा जाए तो भारतीय संस्कृति ने समाज की नींव डालने में, व्यक्ति के जीवन को सुव्यवस्थित करने में जो भूमिका निभाई है वह बहुत ही वरेण्य है, प्रशंसनीय है, कहीं कहीं कुछ स्थानों पर स्मरणीय बन जाती है, ऐसा हमको दिखाई देता है। और इसलिए भारतीय संस्कृति की जब चर्चा करते हैं तो हमको वैदिक ऋषियों की ही बात करनी पड़ती है, क्योंकि भारत का व्यक्ति आज भी वेदों को और उपनिषदों को ही प्रमाण मानता है। जो उपनिषदिक जो दृष्टा है, वैदिक जो दृष्टा है, जो मनीषी है, वह किस तरह से जीवन जीता है, किस तरह से रहता है, कैसे समाज में रहकर समाज का मार्गदर्शन करता है, इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए। श्रुति का मतलब कि हमारा वेद है, उसके अंदर जो हमारे ऋषि हैं कैसे जीवन देते हैं, जीते हैं, ऐसा लगता है कि उनका जीवन इतना आदर्श और प्रगल्भ स्थिति में जीवन को जीने वाले हमारे ऋषियों ने जिस तरह से कल्याण के लिए, समाज के लिए, समाज में जिस तरह से समाज के हित के लिए देवताओं का आह्वान करता है, देवताओं को आहूत करता है, ठीक उसी दृष्टि से इस देश के अंदर देवियों का भी आह्वान करता है। जब अग्नि का आह्वान करता है, वरुण का आह्वान करता है, इंद्र का आह्वान करता है, तो हमको ऐसा लगता है कि वह बिना भेदभाव के, बिना विकारों के वो पृथ्वी का आह्वान करता है, निद्रा का आह्वान करता है, उषा का आह्वान करता है, अदिति का आह्वान करता है, इंद्राणी का आह्वान करता है, मेधा का आह्वान करता है, श्रद्धा और सरस्वती का भी वह आह्वान करता है। उसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं करता। और कहीं कहीं तो भारतवर्ष के अंदर तो अदिति तो देवताओं की माता ही है, और अदिति के विषय में कहा है, देवताओं की माता अदिति ही भूलोक है, अदिति ही अंतरिक्ष है, वही माता, वही पिता, वही पुत्र है। अदिति का एक अर्थ बंधन मुक्त होता है, अदिति की कोई सीमा नहीं है, वह मुक्त है। और इसीलिए विश्व की प्रथम नारी अदिति मुक्ति का, विश्व की प्रथम नारी स्वतंत्रता का
स्वतंत्रता का जो अर्थ हमारे देश के अंदर है, ये विनोबा भावे ने उसके विषय में बोलते समय कहा था कि जो उस समय स्वतंत्रता के शब्द से विपरीत अर्थ था वह इंडिपेंडेंस नहीं था, इंडिपेंडेंट नहीं था अंग्रेजी का, स्वतंत्रता का बड़ा गूढ़ अर्थ था, ऐसा विनोबा भावे कहते थे। हमको सबसे बड़ी गड़बड़ी यहाँ हो जाती है कि हम अपनी शब्दावली, अपनी पदावली को भूल करके पाश्चात्य पदावली और शब्दावली को हम ये स्वीकार करने लगते हैं। अब जब चर्चा करते हैं वैदिक ऋषिकाओं की, वैदिक ऋषियों की, तो हमको ध्यान में आना चाहिए कि वेद की ऋषिकाएं, वेद की जो जीवन शैली थी वह कितनी प्राचीन है, कितनी आधुनिक है, कितनी काल्पनिक है, कितनी वास्तविक है, इसके विवरण में जाने की कोई जरूरत नहीं है। मुख्य प्रश्न ये है कि जब भी किसी वाङ्मय और किसी भी धर्म ग्रंथ का हम अध्ययन करते हैं तो उस धर्म ग्रंथ के अध्ययन के साथ उस समय के लोगों की दृष्टि समाज के प्रति कैसी थी, समाज के प्रति लोग सोचते कैसे थे, समाज को देखते कैसे थे, और उस दृष्टि से हमको समाज के अंदर पाथेय क्या मिलता है, उससे हमको कहाँ पर मार्गदर्शन प्राप्त होता है, ये हमको ये विचार करना चाहिए। और आप देखेंगे कि भारतवर्ष के अंदर अदिति को लोहार पंचजना भी कहते हैं। जिस प्रकार लोहार लोहे से वस्तु निर्माण करता है उसी प्रकार अदिति देवताओं को आकार देती हैं। अदिति और सरस्वती इस देश के अंदर परम श्रद्धेय के नाते मानी गई हैं, जानी गई हैं। सरस्वती तो अपने पराक्रम से जल प्रवाह को गति देती हैं, वह अखिल बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी है। इस देश के अंदर जो आंदोलन केवल मानवीय अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रारंभ हुआ, हमको तुम मनुष्य मानो, यहाँ से आंदोलन प्रारंभ हुआ पश्चिमी का, जिसको आप नारीवाद की चर्चा करते हैं। अखिल भारत वैश्विक स्तर पर ये बिल्कुल महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। उस आंदोलन की जड़ में भावनाएं कैसी थी, पश्चिम की दृष्टि में नारी को देखते कैसे थे, उनका मूल्य क्या था, उनका स्थान क्या था। उन्होंने यहाँ से आंदोलन प्रारंभ किया कि तुम मुझे मनुष्य मानो, तुम हमको मनुष्य मान करके मनुष्य को, जो पुरुष को अधिकार है, हमको तुम प्रदान करो। भारतवर्ष के अंदर, इस देश के अंदर नारियों ने कभी भी पुरुषों के खिलाफ विद्रोह करने का, कभी भी आंदोलन करने का, नारी मुक्ति का आंदोलन कभी चलाया नहीं। एक एक से प्रचंड विदुषी इस देश के अंदर हुई हैं, उनका संवाद होता है लोगों से। मैत्रेयी तो याज्ञवल्क्य के साथ संवाद करते समय धन की इच्छा को ठुकरा करके वो पर्यावरण की चर्चा करती हैं, आत्म तत्व की चर्चा करती हैं, वो समाज की चर्चा करती हैं। भारतवर्ष के अंदर इस देश की महिलाओं को सभा समितियों में भाषण देने का अधिकार था, वो जाति थी, हर दृष्टि से वो सम्मिलित हुआ करती थी। समत्व भाव से इस देश के अंदर जब कोई ऋषि ये आह्वान करता है तो वो कहता है कि दिव्य स्त्रियां, देवपत्नियां अर्थात इंद्राणी, अग्नेया, तेजस्वी अश्विनी, रोदसी, वरुणानी हमारी पुकार सुने। बहुत याचना करता है। इस देश के अंदर नारी के समक्ष पुरुष की याचना करनी पड़ी है। कभी भी नारी इस देश के अंदर याचक की भूमिका में खड़ी नहीं रही पुरुष के सामने। इस देश के अंदर भारतीय अवधारणा ऐसी बनती है। आप देखेंगे कि हमारे यहाँ इंद्राणी जो कहती हैं, सहोत्रम स्म पुरा नारी समानम वा गच्छति, यज्ञ अथवा संग्राम में सबसे आगे रहती हूँ मैं। वेदा त्रतस्य वरिनिंद परिमहीयते, इसीलिए मेरा सर्वत्र ये प्रशंसा मेरी होती है, मेरी स्तुति होती है, लोग मेरी प्रार्थना करते हैं। ये इंद्राणी कहती है, ये उसका पौरुष बोल रहा है, उसका